पुष्पा के घर में मोहल्ले की औरतों की चाय पार्टी चल रही है, जिसमें आसपास की कई औरतें आई हुई हैं। पुष्पा बहन, चाय तो वाकई बहू ने अच्छी बनाई है, पर चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई है। चीनी ज्यादा नहीं हुई है, तेरी आदत है दूसरों की कमियां निकालने के। बताओ, इतने लोगों में किसी और को तो चाय खराब नहीं लगी, एक यही चाय की कमी बता रही है। अरे ये कैसी बात कर रही है तू? तेरी ही जुबान में बात कर रही हूँ। और तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैंने पिछले साल वो लड़के वालों से तेरी बेटी की सिफारिश ना की होती ना, तो आज भी तू कुंवारी बेटी को घर में बिठाकर रोटियां खिला रही होती। याद है ना कैसे गिड़गिड़ाते आई थी मेरे पास? ये क्या कह रही हो पुष्पा? मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, नेक है, कोई कमी नहीं है उसमें। रंग रूप तो भगवान की देन होते हैं, गुण अपने हाथ में होते हैं, और गुणों में किसी से कम नहीं है मेरी बेटी। अरे रहने दे, गुणी होने से शादियां नहीं होती। तेरा रंग तो फिर भी साफ है, पर तेरी बेटी तो बिल्कुल तवे जैसी काली है। ऊपर से हाइट ऐसी कि अगर भीड़ में खड़ी हो जाए तो ढूंढनी पड़े। वो तो मैंने लड़के वालों को पट्टी पढ़ाई, झूठ सच बोला, तब जाकर कहीं उसका घर बसा, वरना उस छोटे कद के लड़के के अलावा उसे पूछता ही कौन। सच बताऊं तो शादी तो तेरे दामाद की भी नहीं हो रही थी, बस यूं समझ ले राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वो वाली बात है। पुष्पा, आज ना तूने हद पार कर दी। मेरी बेटी दामाद के रंग रूप का तमाशा इस तरह चार औरतों के सामने उड़ाकर तूने अच्छा नहीं किया। अब सच कहो तो कड़वा लगता है, मैंने तो उपकार किया है तुझ पर, और तू मुझे ये आंखें दिखा रही है। आज के जमाने में कोई किसी का भला करता है, पर तू ठहरी एहसान फरामोश। पुष्पा बहन, बात तो गलत है, किसी की बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मीना जी को बुरा लगा है, आप माफी मांग लो, बात खत्म करो। मैं माफी मांगू? किस बात की? सच बोलने की? एक तो किसी का घर बसाओ, ऊपर से ताने सुनो। भाई मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, साफ साफ बोलने वाला। किसी को पसंद आए तो ठीक है, वरना भाड़ में जाए। पुष्पा, जुबान से निकला तीर और बात कभी वापस नहीं आती। एक दिन तुम्हें समझ में आएगा, सच और कड़वाहट में बहुत फर्क होता है। हाँ, जा अपना ज्ञान अपने पास रख। मेरे घर में मेरा बेटा, बहू, बेटी, पति सब है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तू अपनी काली कलूटी बेटे का ध्यान रख, कहीं वो वापस घर ना आ जाए। मीना बिना कुछ बोले रोते हुए वहां से चली जाती है। आई बड़ी नसीहत देने वाली, खुद की बेटी का ठिकाना नहीं था और चलिए मुझे सिखाने। तभी पुष्पा अपनी बहू को आवाज लगाती है। प्रीति, प्रीति, कहाँ मर गई? घर का हाल तो देखो, कोई कहेगा ये बहू वाला घर है। सो रही होगी निकम्मी अपने कमरे में। मम्मी जी, मैं सो नहीं रही थी, बस शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। चाय के बर्तन भी धोने थे, इसलिए रसोई में थी। अरे खाने की तैयारी कर रही थी या बस टाइम पास कर रही थी? तेरे मायके वालों ने क्या सिर्फ खाना बनाना ही सिखाया है, या थोड़ा सलीका भी दिया है? देख कि फर्श कितना गंदा पड़ा है, पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी जी, मैंने सुबह ही पोछा लगाया था, बच्चे खेल रहे थे तो शायद गंदा हो गया होगा, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे रहने दे, तेरे बस का कुछ नहीं है। अपनी माँ की तरह ही तो है तू, वो भी जब आती है बस सोफे पर धंस कर बैठ जाती है। संस्कार तो तेरे खून में नहीं है। अगर अमित मेरी पसंद की लड़की से शादी करता तो आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। तभी अमित ऑफिस से आता है। माँ फिर से शुरू हो गई अब। ले, आ गया अपनी लुगाई का चमचा। तुझे तो अपनी माँ की मेहनत दिखती ही नहीं, दिन भर हड्डियां गलाती हूँ इस घर में, और बदले में क्या मिलता है? तेरी पत्नी के मुंह फुलाए हुए तेवर और तेरा ये गुस्सा। माँ बात बात पर ताने देना आपकी आदत बन गई है, किसी की इज्जत करना तो सीखे। अरे मैंने क्या गलत कह दिया? जो सच है वही बोलूंगी। और तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना अपनी बीवी के लिए, तो ले जाए इसे अपने साथ दूसरे घर। इस घर में तो मेरी ही चलेगी, आखिर ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। तभी सुरेश दूसरे कमरे से आवाज देते हुए कहता है। अरे ओ पुष्पा, शांत हो जा, बेटा थका हारा आया है, उसे पानी तो पूछ ले। आप तो चुप रहिए जी, आपने तो पूरी जिंदगी बस तमाशा देखा है, तभी तो ये बेटा आज मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है। अगर आपने शुरू में इसे लगाम दी होती तो आज ये मुझ पर चिल्लाता नहीं। आप लोग ना सब मिलकर मुझे पागल साबित कर दो, बस यही बाकी रह गया है। प्रीति इतना सब सुनकर रोते हुए कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे अमित भी जाता है। प्रीति, तुमको पता है ना, तुम अपना दिल क्यों दुखाती हो? मम्मी की जुबान ही ऐसी, पर वो दिल की साफ है। तुम्हारी माँ की जो जुबान है वो इतना जहर उगलती है ना कि उनका साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। प्रीति, सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक नाश्ते का ठिकाना नहीं है। दिन भर फोन में घुसी रहती है, इसकी मायके वालों से चुगलियां खत्म ही नहीं होती। तभी प्रीति हांफते हुए बाहर आती है। मम्मी जी, वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए काढ़ा पी रही थी, बस अभी ला रही हूँ नाश्ता। काढ़ा पी रही थी या बस बहाने बना रही थी? है तेरे लक्षण तो मैं पहले दिन से ही जानती थी।
जब से इस घर में पैर रखा है मेरे बेटे को तो जैसे वश में ही कर लिया है। पहले वो सुबह उठकर मेरे पैर छूता था, अब तो उसे मेरी शक्ल देखना भी भारी पड़ता है। और ये बीमारी कुछ नहीं है, सब काम से बचने के चौंचले हैं। माँ, अपना रात भर उसे बुखार था, प्रीति बेचारी रात भर जागी है। ले, आ गया अपनी बीवी का वकील। अरे बुखार था तो क्या हुआ, पहाड़ टूट पड़ा क्या? हम भी जवान थे, बीमारी में भी पूरा घर सिर पर उठाकर काम करते थे। पर आजकल की बहुओं के नखरे खत्म ही नहीं होते। जरा सा सिर क्या दुखा, जैसे पूरी दुनिया का ठेका इन्होंने ले रखा हो। और तू तो अब अपनी माँ का रहा ही नहीं। जब से ये आई है तू तो बस इसके पीछे पीछे दो मिलाता फिरता है। माँ, जुबान संभाल कर बात कीजिए। प्रीति इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। और आप हर बात में उसके मायके को क्यों घसीटती हैं? क्यों ना घसीटूं, संस्कार तो वहीं से मिलते हैं ना। तेरी सास ने इसे सिखाया ही क्या है? बस सजना संवरना और पति को माँ के खिलाफ भड़काना। अगर मेरे बस का होता ना तो मैं एक दिन भी इसे घर में रहने ना देती। फूटी किस्मत मेरी जो ऐसी बहू मिली, वरना मोहल्ले की लड़कियां तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। पुष्पा, बस बेकर, अब हद होती है किसी को जलील करने की। बहू बीमार है, उसे शांति से बैठने दे, तो क्यों हर बात में जहर घोलती है? आप तो बीच में बोलिए ही मत। आपने पूरी जिंदगी क्या किया है? बस दफ्तर गए, घर आकर सोफे पर पसर गए। घर मैंने चलाया है, बच्चों को मैंने पाला है, और आज जब मैं कुछ बोलती हूँ तो सबको मिर्ची लगती है। आप चाहती है कि सब आपकी उंगलियों पर नाचे। प्रीति ने क्या नहीं किया आपके लिए? आपकी सेवा की, आपकी गालियां सही, पर हाँ दूंगी ताना। मेरा घर है, मेरी मर्जी, जिसे बुरा लगता है वो अपना रास्ता नापे। पुष्पा के तानों ने बहस को बहुत ऊपर तक बढ़ा दिया था। ठीक है माँ, अगर आपकी यही मर्जी है तो आज से हम आपकी नजरों के सामने नहीं रहेंगे। प्रीति, चलो अपना सामान बांध दो, हम आज ही यहाँ से जा रहे हैं। अमित, ये क्या कह रहे हो? मम्मी जी गुस्सा है, मान जाएंगी, घर मत छोड़ो। अरे जाने दे इसे, बड़ी आई मनाने वाली है। देखती हूँ कहाँ जाएगा ये। 2 दिन बाहर की हवा लगेगी ना तो अपने आप माँ के पैरों में आकर गिरेगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं इस माहौल में और नहीं रह सकता। अरे जा, निकल जा, और याद रखना दोबारा इस चौखट पर कदम भी मत रखना। रीना है मेरी बेटी, वो हीरा है हीरा, वो मेरा ख्याल रखेगी। तुझे तो बस इस कुलक्षणी के साथ अपनी बर्बादी मुबारक हो। अमित और प्रीति सामान लेकर बाहर निकल जाते हैं। सुरेश चुपचाप सोफे पर सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और पुष्पा अब भी रसोई में बर्तन पटकते हुए बड़बड़ा रही है। बड़ी आई घर छोड़कर जाने वाले, सोचते हैं मैं डर जाऊंगी। अरे बेटा, बहू तो बस आस्तीन के सांप होता है। सुरेश जी, आप भी क्या मुंह लटकाए बैठे हैं? चाय बनाऊं या आपको भी बेटे के वियोग में अनशन करना है? पुष्पा, ये जो तेरी जुबान है ना, ये एक दिन तुझे बहुत रुलाएगी। हाँ देख लूंगी तब। अमित और प्रीति के जाने के बाद घर में सन्नाटा तो छाया, पर पुष्पा की जुबान शांत नहीं हुई। कुछ ही महीनों बाद उसकी बेटी रीना और दामाद संजय घर रहने आए, क्योंकि संजय के काम में कुछ घाटा हुआ था और उन्हें रहने के लिए सहारे की जरूरत थी। आ जाओ रीना, आखिर माँ का ही घर याद आया ना। मैंने तो पहले ही कहा था कि संजय की उस छोटी सी दुकान में कुछ नहीं होने वाला, पर तुम लोगों को तो अपनी ही चलानी थी। अब जब सर पर मुसीबत पड़ी तो आ गए इस बुढ़िया के पास। मम्मी, संजय पहले ही बहुत परेशान है, अभी तो घर के अंदर कदम रखा है, कम से कम आज तो ये सब मत शुरू कीजिए। पुष्पा संजय की तरफ तिरछी नजरों से देख, क्या ना करो? संजय देख, बुरा मत मानना बेटा, पर मेरे दामाद बनने के लायक जो ठाट चाहिए था ना, वो तुम कभी ला नहीं पाए। रीना मेरी राजकुमारी जैसी थी, पर तुम्हारी किस्मत ने इसे भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। वैसे भी जिसके पास अक्ल कम होती है उसके पास लक्ष्मी कहाँ टिकती है। मम्मी जी, समय खराब चल रहा है, बस कुछ दिनों की बात है, मैं सब ठीक कर लूंगा। अरे पुष्पा, बस कर, संजय हमारा दामाद है, बेटा है, शर्म कर थोड़ी, बच्चा पहले ही टूटा हुआ है। हाँ, अब तो हमेशा ही मुझे गलत ठहराएंगे। क्या गलत बोला मैंने? रीना, जा अपनी अटैची अंदर रख, और हाँ ज्यादा सामान मत फैलाना, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। करीब 10 दिन बीत जाते हैं। संजय, तुम पूरा दिन घर में बैठे बैठे बस अखबार पढ़ते रहते हो या फिर कहीं काम ढूंढने भी जाते हो? ऐसे खाली बैठने से घर नहीं चलता। मेरी बेटी की किस्मत ही फूटी थी जो तुम जैसा नकारा मिला। मैंने अपनी एफडी तुड़वाकर 5 लाख निकाले, तुम अपना काम फिर से शुरू कर लो। मम्मी, बस बहुत हुआ, अब संजय को नकारा कैसे कह सकती हैं? आप रख लो अपने पैसे, अपने पास नहीं चाहिए। अपने बुरे वक्त में सुकून के 2 पल बिताने आपके पास आए थे। अब पैसा ना देती लेकिन प्यार से सर पर हाथ रख देती ना तो हमें हौसला मिल जाता। अरे अब तू भी मुझे सिखाएगी? मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आज तू इस आदमी के लिए अपनी माँ को चुप करा रही है। अरे एक पैसा जोड़कर 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट कराई थी तेरे लिए, वो भी तोड़ दी मैंने। और तू? मम्मी जी, आपकी कड़वाहट अब बर्दाश्त के बाहर है,
रीना चलो यहाँ से बाहर नहीं। मम्मी आप सच में पत्थर दिल हो गई है। अब आप इस खाली घर में अपनी जुबान के साथ सुखी रहिए, जा रहे हैं हम। पुष्पा दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अरे जाओ जाओ, जिसे जाना है जाओ। भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं, मैं अपना काम काज खुद ही कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत ना है। हे भगवान, ये तो घर से निकल गए, पर मैं कैसे निकलूं? मुझे तो इसी के साथ माथा फोड़ी करनी होगी। रीना और संजय के जाने के बाद घर में ऐसी खामोशी छा गई। सुरेश जी ने भी अब पुष्पा से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वे बस अपने कमरे में रहते या बाहर पार्क में बैठे रहते। अब न बेटी का फोन आता था, न घर से बहू बच्चों की आवाज। कुछ बाकी था तो वो था सन्नाटा। सबके सब चले गए, जैसे मैंने इनका मांस नोच लिया हो। अरे मैंने तो बस सच ही कहा था, अब सच सुनना सबको बुरा लगता है। रीना भी वैसी निकली, बिल्कुल अपने भाई पर गई है। एक बार नहीं सोचा कि बूढ़ी माँ अकेली कैसे रहेगी। अपने गहने बेचकर दामाद जी का बिजनेस शुरू करवाया था, लेकिन वो भी डुबा बैठे। इसके बाद भी 5 लाख निकाले थे, लेकिन मेरी अच्छाई की कदर ही नहीं है। और वो बहू, उसके कमरे में एसी लगवाया, फर्श पर संगमरमर लगवाया, महारानी की तरह रखा, नौकरानी तक लगाई घर में कि भाई महारानी को बर्तन ना धोने पड़े। लेकिन देखो आज भलाई का नतीजा। सुरेश जी, सुरेश जी, सुना आपने? फ्रिज में दूध खत्म हो गया है, जाकर ले आइए। दूध चाहिए तो खुद जाकर ले आओ पुष्पा। मेरे पैरों में अब इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी कड़वाहट ढूंढने के बाद बाजार के चक्कर भी खा। हाँ, आप भी अब यही कीजिए। तानों की कसर आप क्यों छोड़े? बेटा बेटी तो पहले ही हाथ से निकल गए, अब आप भी मुझे आंखें दिखा दीजिए। अमित और प्रीति ने 2 साल से फोन तक नहीं किया। क्यों? रीना तो तुम्हारी लाडली थी, वो भी तुम्हें छोड़कर चली गई। अभी भी लगता है कि तुम ही सही हो। पुष्पा चिढ़कर बाहर बरामदे में बैठ जाती है। तभी वहां से उसकी पुरानी सहेली और पड़ोसन मीना गुजरती है। पुष्पा उसे देखती ही फिर से शुरू हो जाती है। अरे मीना, बड़ी सच धज कर जा रही है, कहाँ चली? अपनी बेटी के घर? सुना है वहां फिर से झगड़ा हुआ है। पुष्पा तुम अब भी नहीं बदली। घर खाली हो गया, बच्चे बिछड़ गए, पर तुम्हारी जुबान से अब भी दूसरों के लिए जहर ही निकल रहा है। मैं अपनी नातिन के जन्मदिन पर जा रही हूँ। मेरा दामाद जैसा भी है, मुझे और मेरी बेटी को बहुत इज्जत देता है। कम से कम मेरे घर में खुशियां तो है, तुम्हारी तरह सन्नाटा तो नहीं है। अरे जा जा, बड़ी आई इज्जत वाले, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। पुष्पा तुम ना एक बदतमीज औरत बनती जा रही हो। ये जो तुम कहती हो ना, तुम साफ साफ बोलती हो, ये साफ बोलना नहीं है, ये दूसरों की आत्मा को छलनी करना है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आएगा उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अपनी खैर मनाओ पुष्पा, बुढ़ापे में अपनों का साथ न हो तो इंसान जिंदा लाश बन जाता है। मीना चली जाती है। पुष्पा अकेले वहीं बैठी रहती है। शाम होने लगती है। घर के अंदर से सुरेश जी की खांसने की आवाज आती है। हेलो रीना, कैसी है तू? ठीक हूँ मम्मी। अचानक फोन कैसे किया? नहीं, वो मैं बस पूछ रही थी कैसी है। घर बहुत खाली खाली लगता है, तो एक बार आ जाती तो अच्छा रहता। मम्मी मैं नहीं आ सकती। जब भी आपसे बात करती हूँ या आपके पास आती हूँ मेरा दिल दुखने लगता है। संजय तो अब आपके घर का नाम भी नहीं सुनना चाहते। आपने उन्हें सबके सामने क्या क्या नहीं कहा। मम्मी आप इतना कड़वा क्यों बोलती हैं? क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि सुनने वाले पर क्या बीती होगी? अरे बेटा तू जानती है ना मेरा दिल साफ है। मम्मी आपका दिल कितना भी साफ हो, पर आपकी जुबान बहुत गंदी है। और दुनिया जुबान सुनती है, दिल देखने के लिए कोई अंदर नहीं उतरता। भैया भाभी ने भी इसीलिए घर छोड़ा, क्योंकि उन्हें रोज रोज घुट घुट कर मरना मंजूर नहीं था। जब तक आप अपनी इस आदत को नहीं बदलेंगी तब तक हमसे मिलने की उम्मीद मत रखिएगा। रीना फोन काट देती है। पुष्पा हाथ में फोन लिए पत्थर जैसी बैठी रह जाती है। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आने लगते हैं। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? पर मैंने तो सबका बस भला ही चाहा था। पूरा हफ्ता बीत गया। पुष्पा ने ना ठीक से खाना खाया, न किसी से बात की। एक रात सुरेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुष्पा घबरा गई। उसने कांपते हाथों से अमित को फोन लगाया। हेलो अमित बेटा, तेरे पापा को देख, उनकी सांस उखड़ रही है। मैं अकेले क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आ जा बेटा। क्या? पापा को क्या हुआ? माँ मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ और खुद भी निकल रहा हूँ, घबराना मत। अस्पताल में अमित, प्रीति, रीना और संजय सब जमा थे। डॉक्टर ने बताया कि सुरेश जी अब खतरे से बाहर है, पर उन्हें तनाव से दूर रखना होगा।
पुष्पा एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे बात करे। सबको लग रहा था कि अभी वो फिर से कोई कड़वी बात कह देगी। पापा ठीक है मम्मी, अब आप घर जाइए, हम सब यहाँ हैं। रीना, तू भी मुझसे दूर खड़ी है। अमित, प्रीति, क्या तुम लोग मुझसे इतनी नफरत करते हो? माँ नफरत नहीं करते पर डरते हैं। आपकी जुबान से डर लगता है। आज पापा इस हाल में है क्योंकि उन्होंने सालों तक आपकी कड़वाहट को अंदर ही अंदर पिया है। मुझे समझ में आ गया बेटा। उस दिन मीना ने और तूने जो कहा था वो सच था। मैं कहती रही, मैं साफ साफ बोलती हूँ, पर मैं तो सबके दिलों में घाव कर रही थी। मुझे लगा कड़वा बोलना मेरी ईमानदारी है, पर वो तो मेरी बदतमीजी थी। मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, हम कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, पर आपने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। संजय बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे नकारा कहा, तेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप बस अब खुद को संभालिए। रीना, तूने सही कहा था। दिल चाहे कितना भी साफ हो, अगर जुबान गंदी है तो सब बेकार है। मैंने अपने बच्चों को खो दिया, अपने पति को बीमार कर दिया। आज से मैं कसम खाती हूँ, मैं तभी बोलूंगी जब मेरे शब्द किसी को खुशी दे सके। बोलने से पहले सोचना तो दूर, अब मैं बोलने से पहले 100 बार सोचूंगी। मम्मी, अगर आप सच में बदल गई है तो हम सब फिर से साथ रह सकते हैं। प्रीति, क्या तुम वापस आओगी? अब वो घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका होगा। मैं अब तुम्हारी सास नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ बनकर रहूंगी। बस यही सुना बाकी था माँ। हम कल ही घर वापस आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद पुष्पा अपने घर के बरामदे में बैठी थी। सुरेश जी आराम कुर्सी पर थे और प्रीति रसोई में चाय बना रही थी। तभी मीना वहां से गुजरी। अरे मीना बहन, आओ आओ, जरा चाय पीकर जा। प्रीति ने बहुत अच्छी अदरक वाली चाय बनाई है। और हाँ, तेरी नातिन कैसी है? उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, मुझे माफ कर देना। तू तो मेरी सबसे पुरानी सहेली है। पुष्पा, ये तू क्या बोल रही है? तेरी जुबान में इतनी मिठास कैसे आ गई? बहन, जब घर खाली हो जाता है ना, तब इंसान को समझ में आता है कि मीठे शब्द ही घर की असली रौनक है। मैंने बहुत देर से सीखा, पर सीख लिया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। पुष्पा मुस्कुरा दी। उसे समझ में आ गया था कि शब्दों का वजन सोने से भी ज्यादा होता है और एक गलत शब्द पूरी जिंदगी की कमाई को राख कर सकता है। अब उसने सच बोलने से पहले सोचना शुरू कर दिया था।